दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अभी लगभग 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार होने जा रहा है और अभी देखें तो कुल मिला के लगभग 3 महीने का टाइम हमारे पास है। तो इन 3 महीने में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से हम प्लानिंग करें, किस तरह से टाइम को डिवाइड करें और क्या एक-एक महीने की क्या-क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि उसका ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके। अभी मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो देखता हूँ कि उनके 3 महीने का कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दिया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा हम हार्ड वर्क करें। लेकिन ये गेम तो हार्ड वर्क का है ही नहीं, स्मार्ट वर्क का है। आप कैसे चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं और कैसे आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती है और क्या प्लानिंग है आपका, अल्टीमेटली सारा गेम उसी का है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो 3 महीने का टाइम हमारे पास है, उन 3 महीनों में आपके लिए क्या सूटेबल होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सारे पक्ष और विपक्ष दोनों पॉइंट्स को देखेंगे और जो बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी होगा, जो बेस्ट प्लानिंग होगा, उसको आप अप्लाई करिए और एग्जाम को कोशिश करना है कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। ठीक है? तो इस वीडियो में यही डिस्कस करना है कि इन 3 महीनों में आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आपको करना चाहिए और इन 3 महीनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों देखेंगे, डूज़ एंड डोंट्स दोनों को डिस्कस करके विषय को समझेंगे और स्ट्रेटजी को बनाएँगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? और उस क्या करना चाहिए, अभी चूँकि 3 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये 3 महीना परफेक्ट टाइम है, आपको पूरा तैयारी प्रीलिम्स के हिसाब से करना चाहिए, प्रीलिम्स को डेडिकेट करना चाहिए। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इन 3 महीनों में आपको वही काम करना है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो सही तरीके से काम कर सकता है, सही तरीके से वर्क करता है। और इसमें चूँकि मैं 4 बार से प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, 4 बार मेरा प्रीलिम्स लगातार निकला है। तो मैं अपने 4 बार का अनुभव का यूज़ करके आपको बताऊँगा कि आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है और ये आपको क्या इन 4-3 महीनों में करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि रीड स्टैंडर्ड बुक्स। देखिए, इसको लिखने का सबसे बड़ा पर्पस पता क्या है? पर्पस यही है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर एरिया है, उसके स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में चलते हैं, जो फेमस है, उसको पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, उसमें हर साल लगभग 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है? इन 12 लाख में लगभग आप मान के चलिए कि 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है? लेकिन असली फाइट जो कॉम्पिटिशन है यूपीएससी में, वो 6 लाख बच्चों में नहीं है। इन 6 लाख में से मुश्किल से मान के चलिए कि 30 से 40 हज़ार बच्चे ही सीरियस होते हैं। टफ कॉम्पिटिशन आपका इसी से होगा। इसी 30-40 हज़ार के बीच में आप भी रिलाई करते होंगे, अगर आप तैयारी जी-जान से कर रहे हैं, बहुत रिगरस मेहनत कर रहे हैं, बहुत सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर। तो असली फाइट इसी 30-40 हज़ार में होता है और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि इस 30-40 हज़ार बच्चों में लगभग 80% बच्चा, 80 से 85% बच्चा जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको पढ़ के जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक मैं क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड बुक है अगर उसको पढ़ेंगे तो उससे सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोर ग्रुप है, उसमें 5 बच्चे हैं, 5 दोस्त आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन 5 में से 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता होगा। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वो पढ़ता ही होगा। लेकिन मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, तो बार-बार वो चर्चा लक्ष्मीकांत की करेंगे। आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी उस हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा ही नहीं। भले ही आप कोई और बुक पढ़े हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हैं, तो आप अंदर कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है, जो एक तरह से टेम्परामेंट वहाँ पर होता है, उस तरह से बन जाता है कि सभी बच्चे आँख मूंद के उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का? अगर देखा जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है? क्योंकि आपके जितने भी पीयर ग्रुप में शामिल बच्चे हैं, जितने भी आस-पास के जो सीरियस कैंडिडेट है, वो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते ही है। आगे मैं बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक क्या होना चाहिए और कौन-सा रिसोर्सेज़ होना चाहिए। पहले तो मैं बताता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है? क्योंकि आपके आस-पास जितने भी बच्चे होंगे, उसमें जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो लगभग-लगभग इस बुक को पढ़ता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आपका आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा अगर आप पढ़ते हैं इस बुक को, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लक्ष्मीकांत मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो पॉलिटी जैसे क्वेश्चन, पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसको कर सकता हूँ क्योंकि आपके साथ वाले दोस्त भी पॉलिटी को पढ़ रखा है। तो कॉम्पिटिशन इक्वालिटी हो जाता है, कॉम्पिटिशन आपको लगेगा नहीं कि मैं रेस से बाहर हूँ। तो पहला कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, दूसरा आपको बताएगा कि आप रेस में बने हुए हैं, ठीक है? और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं ना,
कभी-कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली टच भी हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट जो उस बुक में दे रखा है उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो तीसरा आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए जो स्टैंडर्ड बुक मार्केट में चलता है, या जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। देखिए, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से बात करूँगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को सोल्व करता था, दोनों को ट्राई करता था, क्योंकि जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन होता है बहुत वीक होता है, तो आपको इंग्लिश का हेल्प लेना ही पड़ेगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं नितिन सिंघानिया पढ़ा था। नितिन सिंघानिया क्यों? क्योंकि सारे बच्चे नितिन सिंघानिया को पढ़ते हैं। वो काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स माना जाता है, अच्छा बुक है वो। अब देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है कि अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर। दूसरा है कि सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। तीसरा है कि पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। और चौथा है कि अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2021 में आया था। अब चूंकि मैं नितिन सिंघानिया पढ़ के गया था, ये मेरा नितिन सिंघानिया का बुक्स है जिसे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। अब मैं नितिन सिंघानिया पढ़ के गया था। अब जो भी नितिन सिंघानिया पढ़ के जाएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा नितिन सिंघानिया को नहीं पढ़ा है, कोई और बुक पढ़ा होगा, तो उसमें ये उस हिसाब से देखे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्चुअल है। अब इतना केव है, किस नदी के किनारे बसा है, कौन इतना डीप में जाके स्टडी करता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि यूपीएससी वगैरह सब भी उसको एक आधार बनाता है, उससे पूछता है, इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली भी कभी-कभी क्वेश्चन आता है। जैसे यही क्वेश्चन है, तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये हो गया। अजंता रिवर के बारे में ये इसमें नोट्स में है नितिन सिंघानिया के, और मैं पढ़ भी रखा था, और देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ। और क्या है कि अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघौरा, देख रहे हैं, वघौरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काट कर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। देखिए इतने से क्वेश्चन बन रहा है। क्या पूछ रहा है कि अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघौरा नदी के किनारे, वघौरा नदी के किनारे है। और यहाँ क्या है कि अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वघौरा रिवर। देख रहे हैं, एक लाइन से ये क्वेश्चन बन रहा है यूपीएससी 2021 का। और जो बच्चा अगर नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ा होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस क्वेश्चन को वो सोल्व कर दिया होगा। इसलिए मेरे जितने भी दोस्त उस टाइम एग्जाम दे रहे थे उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ हो गया था, क्योंकि वो नितिन सिंघानिया को बहुत हल्के में लिया था। नितिन सिंघानिया को नहीं पढ़ा था, बहुत डीप स्टडी नहीं किया था। मैं पढ़ के गया था, तो मैं आसानी से कर दिया। मेरे को बहुत आसान भी लगा था, क्योंकि इंस्टेंट रिवीजन करके भी गया था, तो वो याद ही था एक तरह से। तो आसान हो गया मेरे लिए, इसलिए कहता हूँ। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जो अभी 3 महीना का जो टाइम बचा हो आपका, उस 3 महीने में जितने भी जो कोर सब्जेक्ट है, उसके जो स्टैंडर्ड बुक मार्केट में चलते हैं, जो हर टीचर उसको रिकमेंड करता है, उसको पढ़ लीजिए एक बार। कम से कम एक बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए, थॉरोली स्टडी कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। अब होगा क्या, इस बार भी एग्ज़ाम होगा। अब चूँकि यूपीएससी हर साल टफ होता जा रहा है, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा और पता चल गया कि ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर से आया है। अब जो बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो कर लेगा, उसका तो लगेगा कि एक तरह से प्लस प्लस विन-विन सिचुएशन हो गया। आप नहीं पढ़े, तो आप तो नहीं बना पाएँगे, तो आप तो पीछे रह गए ना। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज़ तो पढ़ ही लीजिए, ताकि उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप भी उसी रेस में हो, जो बच्चा ऑलरेडी उसको पढ़ के कर रहा है, तो आप भी उसके लाइन में हो। बाकी अगर क्वेश्चन बाहर से पूछ रहा है, तो उसके लिए भी नुकसान है, आपके लिए भी नुकसान है। वो भी नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएँगे। उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ के उस क्वेश्चन को कर दे रहा है, तो क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं है, कमी आप में है। इसलिए आपको अपना स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब मैं आगे डिस्कस करके बताता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक किस सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या हो सकता है? थोड़ा सोर्स की बात करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पॉलिटी की बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट, पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग माना जाता है, और पॉलिटी का आपने कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको लक्ष्मीकांत, तो समझिए रामबाण है, बाइबिल है एक तरह से। तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ ही लीजिए। ठीक है? लक्ष्मीकांत एक सोर्स इनफ है। लक्ष्मीकांत को अगर आप 3 बार रिवीजन कर लिए हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले, तो समझिए आपका पॉलिटी 90% कमांड हो गया है। क्वेश्चन अगर इससे बाहर पूछ रहा है, तो सभी के लिए टफ होगा, आपके लिए भी टफ होगा।
लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, चूँकि लक्ष्मीकांत से पूछ दिया है, तो ये गलती आपकी है, एग्ज़ामिनर की नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन तो कर लेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए आपको भी ये बुक पढ़ना ही चाहिए। ठीक है? किसी और रिसोर्स को पढ़ने डीडी बासु, सुभाष कश्यप, ये सब एडिशन है, लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेजर एरिया है वो कवर हो जाता है और इससे काम आपका चल जाएगा। तो पॉलिटी के लिए केवल एक रिसोर्सेस लक्ष्मीकांत हो गया। हम करंट की बात बाद में करेंगे, केवल स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिटी हो गया। अगला हो जाता है आपका मॉडर्न इंडिया। देखिए, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम इतना फैक्चुअल चीज़ें है, इतना इसमें तथ्यात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा है उसमें, और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के दृष्टिकोण के साथ-साथ आपके फैक्ट्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़िए। ठीक है? अब देखिए होता क्या है, यूपीएससी हर साल थोड़ा-सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है। एक बार क्या हुआ कि जनरली जो भी क्वेश्चन आता रहा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड यूपीएससी में, तो वो स्पेक्ट्रम से बन जाता है। अब 2-3 साल पहले क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन उसने बिपिन चंद्रा से दे दिया। तो अब मार्केट में हवा बन गया कि अब स्पेक्ट्रम की एक तरह से हवा उड़ गई, अब बिपिन चंद्रा पढ़ा जाए। तो सारा बच्चा बिपिन चंद्रा की ओर शिफ्ट कर गया। लेकिन अगला साल ही उन्होंने चेंज करके फिर एक तरह से पैटर्न चेंज किया और ज़्यादातर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से बन गया। अभी पिछले साल लगभग 21 की 22 में क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जो ये कोई उपाध्याय करके है, वो बुक है मॉडर्न इंडिया का, उसमें प्लासी टू पार्टीशन है, ठीक है? प्लासी टू पार्टीशन टू बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वीरेंद्र उपाध्याय करके कोई बुक है एक, मॉडर्न इंडिया का ही है। एक क्वेश्चन चूँकि उससे टकरा गया था, अब मार्केट में ये हवा चल गया कि अब उपाध्याय वाला वो वाला बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी और सोर्स से टकरा रहा है, तो आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उसके लिए उसको भी नहीं बनेगा, आपको भी नहीं बनेगा, किसी बच्चों को नहीं बनेगा। कोई तुक्का मार दे रहा है, उसको सही कर दे रहा है, तो वो एक अलग इश्यू है। लेकिन एक आध क्वेश्चन के लिए आप 2-3 रिसोर्स पढ़ने लगेंगे, तो वो आपका आउटपुट के हिसाब से, आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से वो सही नहीं बैठता है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक जो है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसी पर एक तरह से भरोसा करिए। ठीक है? तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट है इसमें, रटने वाला चीज़ बहुत स्कोप नहीं है। तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी 11th और 12th, 11th और 12th की टोटल 4 बुक है, ठीक है? ये चारों बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, तो ज्योग्राफी लगभग-लगभग 90% पोर्शन आपका उससे कवर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको कोई वीडियो वगैरह, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, वहाँ से देख लीजिए। तो मैप लोकेशन बहुत कंठस्थ होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को लिंक करके क्वेश्चन को बना पाएँगे। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, वो एनसीईआरटी 11-12 से आपका हो जाएगा। लेकिन वीडियो का हेल्प लेना पड़ेगा, वो मैप के लिए, लोकेशन के लिए। कौन-सा रिवर कहाँ से निकल रहा है, कहाँ गिर रहा है, उसका ट्रिब्यूटरी कौन-सा है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन-सा है, कौन-सा रिवर कहाँ पे मिल रहा है, उसका एक तरह से जो ओरिजिन पॉइंट है, वो क्या है। तो वो सब लेक्चर से ही क्लियर होगा। वीडियो जब देखेंगे, बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाता है। बुक वगैरह पढ़ेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है, वो याद नहीं रह पाता। इसलिए विजुअलाइज़ेशन जितना करेंगे ज्योग्राफी में, तो उतना आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है? ये ज्योग्राफी हो गया। अभी आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? नितिन सिंघानिया तो पढ़िए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, 11th की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स करके, ठीक है? 11th क्लास की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स करके, वो भी बहुत अच्छा बुक है। तो ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। अगर दोनों बुक पढ़ लेंगे तो आर्ट एंड कल्चर इससे बाहर नहीं पूछता है। अगर इससे बाहर पूछेगा तो वो सभी के लिए टफ होगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको नहीं बना रहा है, वो किसी को नहीं बनेगा। इसीलिए इतने इतने रिसोर्सेज पर रिलाई किया जा सकता है, निर्भर किया जा सकता है। ठीक है? तो हमने क्या देख लिया? 4 पोर्शन देख लिया, पॉलिटी देख लिया, मॉडर्न इंडिया देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, कल्चर देख लिया। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए, देखिए इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी का ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है? करंट अफेयर से लिंक होता है।
करंट की चीज़ें ज़्यादा इकोनॉमी में पूछा जाता है। इसलिए करंट के इकोनॉमी के लिए कोई टेक्स्ट बुक वगैरह सब मुझे नहीं लगता कि इतना एफिशिएंट है कि आपका उसका क्लियर हो जाए। इकोनॉमी के लिए आप अपने क्लास नोट्स पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास नोट्स में जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कर चुके होते हैं। टीचर वगैरह अच्छे से समझा दिया होता है। इसलिए क्लास नोट्स पर निर्भर करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका बनेगा इकोनॉमी में जो मेजर पोर्शन होता है, वो करंट अफेयर से होता है। तो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इसमें यहाँ पे इतना लिख लीजिए कि करंट अफेयर्स प्लस क्लास नोट से आपका इकोनॉमी काम बन जाएगा। किसी और बुक मतलब बुक इतना अच्छा है नहीं मार्केट में जो मैं इसको सजेस्ट करूँ। मैं जनरली क्या करता था, क्लास नोट्स ही पढ़ता था और करंट अफेयर्स उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ के क्वेश्चन बनाता था। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। और जो चीज़ें डीप में होता है वो करंट अफेयर्स से चीज़ें पूछा जाता है, तो वहाँ से आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है? अगला है एनवायरनमेंट। देखिए, जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम के साथ कंक्लूड हुआ है, एक तरह से कोइंसाइड हुआ है, तब से एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ही बढ़ गया है। और हर साल लगभग एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को मिला दिया जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। इसलिए एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ही बढ़ जाता है। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। गलत होते भी नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करके, विजुअलाइज करके चीज़ें आपका क्लियर है, तो गलत होने के चांसेस एनवायरनमेंट में खासकर कम हो जाता है, क्योंकि उसमें लॉजिकल है, उसमें रीजनिंग है। ठीक है। चलिए, इसका एक सोर्स जो बहुत चलता है मार्केट में, वो शंकर आईएएस का टेक्स्ट बुक है। और मैं खुद शंकर आईएएस को करीब कम से कम 8 से 9 बार तो पढ़ ही चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि शंकर आईएएस काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है, काफ़ी इससे काम चल जाता है। जो चीज़ें इसमें नहीं है, वो चीज़ें आपका करंट से लिंक होगा। ठीक है? करंट अफेयर्स आपको उसमें ऐड ऑन कर देगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बेसिक क्रक्स को क्लियर करने के लिए, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको क्लियर करने के लिए आप शंकर आईएएस पर डिपेंड हो सकते हैं। शंकर आईएएस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मेजर मेजर यही चीज़ें हैं। कुछ छूट तो नहीं गया? मैं देख लेता हूँ। पॉलिटी कर दिया, मॉडर्न इंडिया कर दिया, ज्योग्राफी कर दिया, आर्ट एंड कल्चर कर दिया, एनवायरनमेंट भी बता दिया। ठीक है? अब बच जाता है आपका एनिशंट मिडेवल। एनिसेंट और मिडेवल के लिए क्या करें? देखिए, एनिसेंट एंड मिडेवल को मैं जानबूझ के सबसे लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि एनिसेंट मिडेवल के जो क्वेश्चन इस टाइप से जो अब अभी हाल के दिनों में जो पूछ रहा है यूपीएससी, वो बहुत ही फैक्चुअल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है तो बहुत इतना फैक्ट्स को आप याद कर ही नहीं सकते। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम देना मुझे नहीं लगता एक तरह से समझदारी है। लेकिन फिर भी अगर किसी रिसोर्स की बात की जाए, तो आप क्या करिए, एनिशिएंट मिडेवल के लिए 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगर इतना ही पढ़ रहे हैं आप, तो इससे मान के चलिए अगर क्वेश्चन बनना होगा एनिशिएंट मिडेवल से, तो आप लगभग 80% एनिशिएंट मिडेवल के क्वेश्चन इसी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन बनना होगा तब। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी इतना फैक्ट्स याद नहीं रहता। वो भी क्वेश्चन करने जाते हैं हिस्ट्री के, तो उनके भी एक तरह से नानी मर जाती है, क्योंकि बहुत ही डीप में जाके बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अभी जैसे पिछले साल ही 2023 में यूपीएससी ने एनिशिएंट मिडेवल के जो क्वेश्चन पूछे, बेसिक एनसीईआरटी से पूछा। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से रिवाइज करते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप एनिशिएंट मिडेवल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसी से बनेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तो उसको उसको बनाने के लिए किसी और रिसोर्सेज पर आप रिलाई करेंगे, ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि उसके बाद भी आप कितना भी बुक पढ़ेंगे, इतना फैक्ट्स है, उसको एक साथ याद रखना, एक साथ क्लब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें रटने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो उतना रट भी नहीं पाएंगे, याद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे 23 में कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी में एनसीईआरटी से ही पूछ दिया था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2023 का ये क्वेश्चन है कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए, धान्य कटक के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। अब देखिए, ये धान्य कटक, ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। एनसीईआरटी ये कौन सा है? एनसीईआरटी कक्षा 12 में जाएंगे तो उसके पेज नंबर 43 पर ये एक मैप बना हुआ है। और मैप में स्पष्ट यहाँ पर धानी कटक का लोकेशन है। और लोकेशन ये क्या है? आंध्र प्रदेश का। देख रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया, आंसर भी क्या है इसका? आंध्र। ये धान कटक यहाँ पर है, ये लोकेशन क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र उड़ीसा है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन बनाया, और एनसीईआरटी में ये मैप दे रखा है
अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करते हैं, डीप में जाके स्टडी करते हैं, बार-बार रिवाइज़ करते हैं, तो एशियन मिड-लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्हीं से बनेंगे। अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप के बारे में पूछ रहा है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? स्तूप के बारे में है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मतलब मूलतः बौद्ध धर्म से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है। अब ये स्तूप है। स्तूप का एक तरह से चैप्टर है। एनसीईआरटी कक्षा 12 सेम बुक में पेज नंबर 95 96 में ये इसका चैप्टर है। उस चैप्टर को जाके पढ़िए स्तूप को। और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि स्तूप की संकल्पना बुद्ध के पहले से रही होगी। जब बुद्ध से पहले रही होगी तो मूलतः ये बौद्ध की संकल्पना तो नहीं है। ये गलत, तो आंसर क्या आ गया? केवल 2। देख रहे हैं? कितना आसान से ये एनसीईआरटी से बन जा रहा है। एनसीईआरटी कक्षा 12 में दोनों क्वेश्चन कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेटेज एनसीईआरटी का बढ़ जाता है। कम से कम हिस्ट्री के लिए 6 टू 12 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का छोड़ना एक तरह से नुकसानदेह होगा, बहुत ज़्यादा समझदारी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसको नहीं कह सकते कि आप छोड़ दे रहे हैं। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मेरा प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पुम्पुहाड़, मुचीर किस रूप में सुविख्यात है? अब देखिए कोरकाई, पुम्पुहाड़, मुचीर के बारे में पूछ रहा है। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। ये टर्म क्या चीज़ है? क्या वो एक नगर है? क्या पोर्ट है? पत्तन है? क्या ये लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है? क्या जैन तीर्थकारों का चैत है ये? अब देखिए ये एनसीईआरटी कक्षा 6 के पेज नंबर 105 में ये मैप दे रखा है। ठीक है? अब पुम्पुहाड़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कोरकोई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है? अब ये मैप थोड़ा स्पष्ट नहीं आया, यहाँ पर ऑलरेडी एक तरह से देखेंगे, यहाँ पर लोकेशन बना हुआ है कोरकाई का। देख रहे हैं? यहाँ पे बना हुआ है, इसके बारे में कह रहा है। और ये क्या है? ये पोर्ट सिटी है ना, क्योंकि कोस्टल एरिया में है, तो ये क्या हो गया? पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी यानी पत्तन, पत्तन नगर हो गया ना? तो आंसर क्या आ गया इसका? पत्तन हो गया। देख रहे हैं? ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी के लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया, एनसीईआरटी के लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन को उठा दिया। एक और क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन 2023 के हैं, 23 के हैं। आप जाके पेपर देखिए, उसमें ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन है और रिसोर्स के साथ आपको बता रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम इक्वेटेड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी? मतलब लार्ज डैम किसने बनाया? वो विजयनगर एम्पायर के कौन से शासक थे? उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी कक्षा 12 में सेम बुक में ये एक पेज है। ठीक है? टेक्स्ट है, पेज नंबर 177 में जाइए और वहाँ पर ऑलरेडी कृष्णदेव राय के बारे में इतना एक तरह से जिस्ट दिया हुआ है और इसका पहला ही नाम है, पहला ही चीज़ में इसमें मेंशन किया हुआ है कि लार्ज डैम, लार्ज जलाशयों का निर्माण कृष्णदेव राय ने बहुत बड़े स्केल पर किया, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे किया और बहुत उसको समृद्ध किया। तो आंसर क्या है? कृष्णदेव राय 1। देख रहे हैं? ये सारे सोर्स है, इसको दिखाने का मकसद क्या है कि आपको एनसीईआरटी पर डिपेंड रहना है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कम से कम हिस्ट्री के लिए तो जरूर पढ़िए, हिस्ट्री के लिए पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी के लिए पढ़ लीजिए। ये दोनों एनसीईआरटी, दोनों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे आप, तो बेसिक जो कोर एरिया है, जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक पोर्शन का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है? और एनिशियन मैडम ने बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, एक बार छठा से लेके 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़िए, उसी को रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन उसी से बनेगा, जितना बनना होगा उसी से बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा और रिसोर्सेज इकट्ठा मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला चीज़ समझ लिया कि स्टैंडर्ड बुक जितने हैं मार्केट में उसको पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार उसको पढ़ ही लीजिए। ठीक है? अब हम देखते हैं कि प्रायोरिटाइज़, दूसरा हमारा पॉइंट है जो आपको करना चाहिए, ये डूज़ है, आपको क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं, कि प्रायोरिटाइज़ योर सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि मुझे सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, किसको ज़्यादा रीड करना है। अब देखिए इतना सारा सोर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है, सबको इसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत है, सभी के क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा उसको ऊपर रखेंगे, ज़्यादा वेटेज देंगे, तो आप उससे ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछ भी रहा है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, आगे बढ़ाइए, फोकस करिए कि मुझे सबसे पहले किसको खत्म करना है, किस पर ज़्यादा टाइम देना है। और अब उसका जो क्रम है प्रायोरिटाइज़ करने का, उसका सबसे बेस क्या हो सकता है? तो बेस हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाई की। अब देखिए, ये है 2023 का एक तरह से वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट का डिवीज़न है। और अब देखिए कि ज्योग्राफी से लगभग 17% क्वेश्चन आए, यानी बोल सकते हैं कि 17 क्वेश्चन आया। एनवायरनमेंट इकोलॉजी से भी 17% क्वेश्चन आए, यानी बोल सकते हैं कि 17 क्वेश्चन आए। पॉलिटी का 16% क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। इकोनॉमी का लगभग 15% है। हिस्ट्री का लगभग 13% है। इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट में आपका शामिल हो जाता है वो 10% है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 8% है। अदर्स क्या 4% है। तो ये 2023 का वेटेज है और 2023 का वेटेज आप देखेंगे तो लगभग 35 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से है। और मैंने बताया ना कि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ एक तरह से कोइंसाइड हुआ है, उन्हीं के साथ सेम रूप से कंडक्ट होने लगा, तब से फॉरेस्ट सर्विस के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज बहुत बढ़ गया है। ज्योग्राफी को मिला दीजिए तो अकेले ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से करीब 35 से 40 क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग 50% के आसपास है। अगर ये दो सब्जेक्ट आप बहुत मजबूत कर लेंगे, इन 2 सब्जेक्ट में बहुत रटने का स्कोप नहीं है, बहुत रटने से गेम नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप बिना पढ़े कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले इस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दीजिए, आप उसको पहले नंबर पर रखिए, ठीक है? पहले नंबर पर तो आपको यही रखना चाहिए कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। फिर दूसरा नंबर पर आप रख सकते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से भी 16% क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है लगभग-लगभग। और पॉलिटी भी क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत रटना नहीं है। रटने वाली चीज़ तो पूछ भी नहीं रहा है, तो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका ब्रश अप है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिना रटे हुए चीज़ों को बनाया जा सकता है क्योंकि लॉजिक लगता है उसमें, ठीक है? तीसरा आप बना सकते हैं इकोनॉमी। देख रहे हैं इकोनॉमी का भी वेटेज 15% है। इकोनॉमी भी बहुत मजबूत हो जाता है और इकोनॉमी भी क्या है, इसमें गेम एक तरह से लॉजिक ही है, साइंस है। कोई भी चीज़ें मार्केट फोर्स में किसी चीज़ की महँगाई कैसे बढ़ रहा है तो वो डिमांड सप्लाई का गेम होता है। और डिमांड सप्लाई का गेम तो समझ ही रहे हैं, एक तरह से उसमें मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, बहुत रटने का स्कोप इकोनॉमी में भी नहीं है। चौथे नंबर पर आप हिस्ट्री को रखिए। हिस्ट्री में बताऊँगा कि आप किसको ज़्यादा वेटेज देना है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? अभी मैं लिस्ट बना के दिखाऊँगा आपको। जैसे ये है आपका 2022-23 का ग्राफ। और 2022-23 में भी देख रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, तो एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये देखो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है। लेकिन ये सब छोटे हैं, उसके बाद सीधे क्या है, इकोनॉमी का है, फिर पॉलिटी का है, देख रहे हैं? ये पूरा टेबल देखेंगे, तो उससे आपको सेम रिजल्ट आएगा, जो मैंने अभी आपको पहले आपको समझाया। अब पूरा अगर 2012 से लेके 22 तक का एनालिसिस है, और 22 तक के एनालिसिस में आप देख रहे हैं, अगर आप एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को उठाइए, यहाँ पर है ये, देख रहे हैं 17-14 2012 में, 7 4 11 1 1 2 1 3 लगभग कितना हो गया, 7 4 11 लगभग 31 क्वेश्चन दोनों से है। और 22 में कितना है, 18 9 27, देख रहे हैं लगभग 30 के आसपास, 15 10 25 11 13, ये भी 24 के आसपास क्वेश्चन है। और इसमें चूंकि करंट एक अलग सेगमेंट बना दिया है इसने, तो कुछ करंट के क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी होंगे जो इसको करंट में शामिल किया है। और तीनों चीज को मिक्स कर दिया है, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे पहले उसको किस ऑर्डर में पढ़ना है, किसको ज्यादा वेटेज देना है, ये आपको समझना होगा, ठीक है? तो हमने क्या सीखा कि प्रायोरिटीज़ आपको बताना होगा, प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करना होगा। और जब भी आप सब्जेक्ट पढ़े, जब भी आपने अभी तक, चूँकि इतना टाइम हो गया, 3 महीने के बाद पेपर भी है, तो कम से कम हर सब्जेक्ट को तो आपने 1 बार 2 बार तो अध्ययन कर ही लिया होगा। अब ये टाइम बच जाता है रिवीजन का, प्रैक्टिस का और फोकस एरिया डेवलप करने का, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करने का। आपकी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना होगा। तो नंबर 1 पर आप सबसे ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, तो आप दीजिए एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी। आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, फिर दोनों को एक साथ क्यों रख रहे हैं? दोनों को एक साथ रखने का कारण ये है कि एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी दोनों बहुत अलग नहीं है। अगर दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाने की, अगर आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं ज्योग्राफी से। तो दोनों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखिए। और लगभग लगभग मैंने बताया ना कि 35 से
40 क्वेश्चन आपके रेंज में आ जाएगा, अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से मास्टर की तरह अच्छे से डीप में जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो। दूसरा बन जाता है आप पॉलिटी उठाइए। दूसरा वेटेज दे सकते हैं पॉलिटी। पॉलिटी भी हर साल लगे मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। और पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट से अगर 15 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना दे रहे हैं, तो समझिए एक तरह से बहुत ही स्ट्रेटजी अच्छा जा रहा है आपका। ठीक है? तीसरा आप उठा सकते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने ठीक से कर लिया ना, तो 3 सब्जेक्ट अगर आपका सही में अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आप कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन सही होनी चाहिए, सही उसको करनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पकड़ है, तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाने बनाने के बाद आप कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है? चौथा आप वेटेज दीजिए मॉडर्न इंडिया का। देखिए, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें भी घटनाक्रम जैसे चलता है, तो उसमें भी एक लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? इसीलिए इसको पढ़ना ज़्यादा आसान है, चीज़ों को याद रखना ज़्यादा आसान है। तो चौथा वेटेज आप मॉडर्न इंडिया को दीजिए। इसके बाद आप उठाइए आर्ट एंड कल्चर और लास्ट में आप रख सकते हैं एनिशिएंट एंड मिडेवल इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 जो सब्जेक्ट है, एनिशिएंट मिडेवल को छोड़ के, ये 5 को अच्छे से मजबूत कर लीजिए और उसी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप सब्जेक्ट को वेटेज दीजिए और टाइम दीजिए और कंटेस्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट में एनिशिएंट मिडेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ के जो आप क्वेश्चन लगाएँगे वहाँ पर, तो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह पूछता है। आपको लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? लेकिन उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर कर मरने टाइम है तो कर लीजिए, नहीं है तो उसी बेसिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा हाई-तौबा मत मचाइए। ऊपर के सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन एंशिएंट मेडल के क्वेश्चन कोई कर ही नहीं पाता। इवन जो हिस्ट्री ऑप्शन वाले बच्चे होते हैं, उनका तो क्वेश्चन हिलता ही नहीं है। तो नॉन हिस्ट्री वाले बच्चे क्वेश्चन कर दिए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है? आगे देखते हैं। सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करने के बाद, अब चूँकि 3 महीने का टाइम है, तो धीरे-धीरे अभी 3 महीने का टाइम है तो आप पूरा सब्जेक्ट पे फ़ोकस करेंगे। लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले आपको रिवीज़न करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवीज़न आप कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, तो जल्दीबाज़ी में सब चीज़ कवर करना होता है। तो आप ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मीकांत उठाएँगे और पूरा शुरुआत से चैप्टर के हिसाब से लास्ट तक पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ी है। पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने जाएँगे वो भी बेवकूफ़ी है। शंकर साहब चाहेंगे मैं पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढूँ, वो भी बेवकूफ़ी है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के जो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो एरिया होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उसको पहचानिए। इसीलिए सबसे जो पॉइंट हो जाता है ये कि सब्जेक्ट वाइज़ हाई यील्डिंग एरिया जो आपको ज़्यादा नंबर दे सकता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, उसको पहचानिए, उसको एनालाइज़ करिए और उसके लिए सबसे बेस्ट या ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और पूछिए, समझिए कि किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पॉलिटी है मान लीजिए, पॉलिटी है, मैंने बताया था कि इसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। अब लक्ष्मीकांत में देखिए आपको लगभग 1200 पेज का बुक है ये। लेकिन शुरुआत के 300 से 400 पेज से जीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका 90% क्वेश्चन शुरुआत के 3 से 400 पेज से बन जाएगा। बचा हुआ 800 पेज कोई मतलब नहीं है, कोई उसका टोटल वेस्ट है। अब जैसे इसमें संवैधानिक आयोग है, बॉडीज़ वगैरह का ज़िक्र है, लगभग-लगभग 2-250 पेज में उसने जो कमीशन है वो सबको डिस्कस किया है। यूपीएससी अब उस क्वेश्चन को पूछ ही नहीं रहे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। पूछ भी रहा है तो जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करंट से लिंक हो जाता है। जैसे संवैधानिक आयोग जैसे बना था आपका पिछड़ा वर्ग आयोग। तो वो क्वेश्चन बना क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ में था, तो वो करंट से भी आप उसको बना सकते थे। लेकिन उसके लिए अब लक्ष्मीकांत के लास्ट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा टाइम उसको देंगे, तो उसका आउटपुट नहीं है। इसीलिए अब देख रहे हैं शुरुआत के ही 304 से पेज से बन जा रहा है और इस 304 से पेज में क्या है? तो सबसे पहले आपको जो वेटेज देना चाहिए आप पॉलिटी में प्रिएम्बल दीजिए। प्रिएम्बल को अच्छे से कर लीजिए। फिर बच जाता है फंडामेंटल राइट्स। फिर आप पढ़ सकते हैं डीपीएसपी, ठीक है? ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। उसके बाद आप पढ़ लीजिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पढ़ने के बाद पढ़ लीजिए आप जुडिशरी।
देख रहे हैं 1 2 3 4 5 4 5 6 और एक पढ़ सकते हैं आप इमरजेंसी प्रोविजन। 3 3 6 4 3 7 हो गया, टोटल 7 टॉपिक है। और इन्हीं 7 टॉपिक से हर साल अगर देखेंगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं मोटे-मोटे तौर पे इन्हीं 7 टॉपिक से ही पूछ रहा है। और पिछले साल का जो 23 का क्वेश्चन और 22 का क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें केवल 3 ही टॉपिक काम के थे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स आ जाता है उसमें। इन 4 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, तो 23 के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं। बाकी पोर्शन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो मसाला उसमें डालने के लिए, बुक की मोटाई बढ़ाने के लिए होता है। और लोग इस उम्मीद में पढ़ते हैं कि शायद ये क्वेश्चन पूछ जाए, और इसी उम्मीद में बुक वाले भी जो छापते हैं उसमें वो मटेरियल को डालते हैं कि कहीं पूछ दिया तो हमारी बुक में वो मटेरियल, वो रिसोर्सेज होनी चाहिए। लेकिन हमारे काम का वो काम का है ही नहीं, हमारे काम का वो मसाला है ही नहीं। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज करिए कि किस सब्जेक्ट में, किस पोर्शन से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आपका 1 महीने का टाइम बचेगा, तो आप आसानी से उसको रिवाइज़ करके कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। क्वालिटी का मैंने समझा दिया कि उसकी हाई यील्डिंग एरिया क्या है। उसी तरह आपको एनवायरनमेंट को समझना होगा। एनवायरनमेंट के हाई यील्डिंग एरिया क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पोर्शन है स्टैटिक वाले, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज, अगर कोई न्यूज़ में है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पूछेगा। बायोडायवर्सिटी से पूछता है। प्रोटोकॉल, एक्ट्स, ठीक है? कोई पॉलिसी न्यूज़ में है, इससे पूछेगा। तो मूलतः यही 5 एरिया है जिससे एनवायरनमेंट के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्रक्स उससे पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें जोड़ देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, अगर कोई न्यूज़ में है। बायोडायवर्सिटी में आपके स्पीशीज़ हो गया, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, आपका फिर मान लीजिए और भी लिपर्ड वगैरह, मगरमच्छ वगैरह, जितने भी स्पीशीज़ है बायोडायवर्सिटी में ही कवर हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया में आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिज़र्व, ठीक है? टाइगर रिज़र्व, ठीक है? इसी तरह रामसर साइट। तो एनवायरनमेंट इसी चीज़ से मोटे तौर पर देखा जाए तो यही सब्जेक्ट है, यही उसका टॉपिक है। अगर इनको अच्छे से कॉन्टेस्ट कर लेते हैं, तो 80 से 90% क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट में पूछे जाएँगे वो इससे कवर हो जाएँगे। तो लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले आप पढ़ने बैठेंगे, तो स्ट्रेटजी आपकी यही रहनी चाहिए कि जो हाई यील्डिंग एरिया है ना, उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। बार-बार उसको टाइम देते रहिए, बार-बार उसको वेटेज बढ़ाते रहिए। फिर जो क्रक्स, जो स्टैटिक पोर्शन जिससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अगर बनना होगा, तो जितना पढ़ा उसी से बनेगा। लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, ब्रश अप करने के लिए, तो जो हाई यील्डिंग एरिया है उसी को ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा वेटेज दीजिए, तभी आप आसानी से कर पाएँगे। इसी तरह आप एक सब्जेक्ट का और बता देता हूँ। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी का देख लीजिए। ज्योग्राफी में पहले तो आप मैप को बार-बार कर लीजिए। फिर उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी को मजबूत कर लीजिए। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जब तक फिजिकल ज्योग्राफी आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक ज्योग्राफी के अन्य क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे साइक्लोन वगैरह से, वो क्वेश्चन आप मजबूत कर ही नहीं सकते, उस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। इसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी को स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है? फिर इसमें सबसे मजबूत हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के जो मैप है, लोकेशन है, प्लेसेस है, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए। बोलता इन्हीं 3 पोर्शन से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादातर एरिया टच करेगा एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? हिस्ट्री में केवल मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ कौन? तो वेलेज़ली है, सहायक संधि है, ये सब जो शुरुआत की चीज़ें हैं। मतलब इसमें टॉपिक मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करो, 1857 से लेके 1947 तक जो स्पेक्ट्रम में टॉपिक दे रखे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आसानी से ये चीज़ें कवर हो जाएगा, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा, जो स्टैटिक वाला पोर्शन होगा, उसमें अच्छे से स्पेक्ट्रम में कवर किया गया है।
1857 वाली चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। 1947 के बाद वाली चीज़ें जो पोस्ट इंडिया वाला चीज़ है, आप उसको आसानी से उड़ा दीजिए, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, तो केवल आप नेशनल मूवमेंट को ही टारगेट बना सकते हैं। ये हो जाएगा 1885 से 1947। 1885 कैसे? कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 तक पढ़ लीजिए। तो मॉडर्न इंडिया के ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में क्या होता है, तो शुरुआत के चैप्टर जैसे इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, नेशनल इनकम है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो बनना होगा इसी से बनेगा, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट भी रहता है। और बाकी पोर्शन आपका करंट अफेयर से लिंक करके वो क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर्स में कोई चीज़ है, न्यूज़ में है, तो वो चीज़ें वहाँ से बनेगा। इसलिए जो एरिया है, जो हाई यील्डिंग एरिया, उसको पहचानिए, उसको लिंक करते हुए, करंट को जोड़ते हुए आप कंप्रहेंसिव तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये लास्ट टाइम के लिए ज़रूरी होगा। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आप इसी चीज़ को वेटेज देके, इसी चीज़ पर फ़ोकस बना के आप सब्जेक्ट को मज़बूत बना सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं रिवीजन की। देखिए, तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद हाई प्रायोरिटीज़, सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लीजिए, तो बता दिया। तीसरा बताया कि जो हाई यील्डिंग एरियाज़ है किसी सब्जेक्ट में, उसको पहचानिए, उसको यूज़ करिए, उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए। चौथा पॉइंट बन जाता है जो आपकी डूज़ में, जो आपको करने हैं इन 3 महीनों में, वो है रिवीजन। और देखिए, रिवीजन को लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक होता है रिवीजन करने का तरीका है कि आप केवल रीड कर रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है काम नहीं करता, इसका 10% भी यूज़ नहीं होता है। क्योंकि आप जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का आप नोट्स पढ़ लीजिए, आप इसको 20 बार भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनाने बैठिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी नहीं बना पाएँगे आप। बनाने के बाद भी जब बनाएँगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएँगे ना, तो जो फैक्ट्स आपने पढ़ा है, कहाँ पर ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किन फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो तभी ध्यान दिमाग में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बार रीड करिए, तो रीड करने के बाद सीधे आप क्वेश्चन बना जाइए, प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज़ देखिए, एमसीक्यू देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो अभी पढ़ा हूँ, उसके बाद भी गलती कर रहा हूँ। गलती क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो फैक्ट्स थे, उसको मैंने मिस कर दिया। इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दिया था। फिर जब आप रिवीजन करेंगे, तो उसी टॉपिक में वो फैक्ट्स जब आपके सामने आएगा, तो आप उसको आपके दिमाग में ये चलने लगेगा कि अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। इस तरह से सब्जेक्ट वहाँ को उठाया गया था। इस तरह को कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कर दिया था। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? बेस्ट स्ट्रेटजी है कि पहले रीड करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर रिवाइज़ करिए। इस तरह से है, ठीक है? 3 तरीका है इसमें। पहले आप रीड किए आपने, सब्जेक्ट कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर आप उसको रीड किया। फिर उसके बाद तुरंत एमसीक्यू पर आ जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, उस क्वेश्चन को यूज़ करिए, बार-बार अप्लाई करिए। फिर गलती होगा, फिर सीखिए, फिर गलती होगा, फिर सीखिए। फिर दोबारा आप चले जाइए अपने सब टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, उसको रिवाइज़ करिए। फिर आप देखिए, जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आपको गलत हो गया था वहाँ पर, तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो कहाँ मिस हो गया था। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा वेटेज देना था, यहाँ पर इतना वेटेज नहीं देना था। कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया था, यहाँ से क्वेश्चन बनाया था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाया था। तो उस टाइम आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे, तो इस टाइम आपका मिस्टेक जो होगा, जो गलतियाँ होंगी, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तरीका है रिवीजन का। और प्रीलिम्स जो है आपका 26 मई को है, ठीक है? 26 मई से पहले जितने भी कोर है, जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, उसका कम से कम 3 बार रिवीजन कर लीजिए। 3 बार तो ज़रूर ही पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँगे, उससे पहले कम से कम 3 बार रीडिंग हो जाना चाहिए, 3 बार रिवीज़न हो जाना चाहिए। ये सिंपल फंडा है, क्योंकि 3 बार रिवीज़न करेंगे, जैसे पहली बार कोई स्टडी करता है, तो केवल रीड करता है, दूसरा बार पढ़ता है तो थोड़ा समझता है। तीसरा बार जब वो पढ़ता है, तो उसको लगता है कि अच्छा, ये सब्जेक्ट मज़बूत बनाना है, ये टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज देना है, तो आपका एक तरह से क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा इंश्योर होता है। ठीक है? तो कम से कम 3 बार ज़रूर स्टडी कर लीजिए, ज़रूर रीड कर लीजिए, ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अब है करंट अफेयर्स के सोर्स को लिमिट करें। अब देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर मार्केट में देखें तो काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन है। हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि जब से यूट्यूब का माया जाल शुरू हुआ है, तब से हर आदमी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा है। और पता नहीं चला कि करंट अफेयर्स पे कितना टाइम दिया जाए, कितना उसको वेटेज दिया जाए, कितना पढ़े। इसलिए करंट अफेयर्स के सोर्स को लेकर बहुत ही आपको श्योर रहना होगा, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहना होगा। करंट अफेयर्स में 2 चीज़ ध्यान रखिए। जब भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, एक मैगज़ीन उठा लीजिए।
ठीक है? अब मैगज़ीन है, जैसे मैं क्या करता था, तो मैं ओनली आईएएस का पुराना वाला जो मैगज़ीन आता है, 500 प्लस वाला, वो पढ़ता था। आपको अगर ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप पीटी 365 को भी सोर्स बना सकते हैं, उसको बेस बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स से पहले जो पीटी 365 आएगा, तो उसमें 1 साल का जितना भी करंट होगा सभी को कवर करता है। उसी तरह ओनली आईएएस के उड़ान में भी 1 साल के करंट को अच्छे से कवर किया जाता है। मैं तो ओनली आईएएस का पढ़ता था। ओनली आईएएस को पढ़ने का रीज़न यही था कि मैं ओनली आईएएस का डिस्कशन वीडियो भी देखता था, तो वहाँ से मेरे को ज़्यादा क्लियर हो जाता था, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज़ करना है। तो पहले तो आप एक मैगज़ीन उठाइए, ठीक है? दूसरा है कि एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वगैरह होता है, वो मैगज़ीन में दे दिया जाता है, उसका एक तरह से समरी फॉर्म में रहता है। तो बार-बार रिवीजन करने में आसानी होता है। अगर न्यूज़पेपर में आप जो न्यूज़ है, उसको वही टाइम पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो जब आप मैगज़ीन में पढ़ने जाएँगे, तो आपको लगेगा एक तरह से रिपिटिशन हो रहा है। वही चीज़ वहाँ उठा के डाला हुआ है, तो आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं होगा। चलिए, एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको ये पढ़ने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिस्कशन वीडियो ज़रूर देखिए यूट्यूब पे। जो डेली पेपर को डिस्कस करता हो, आप किसी को भी जो आपको ठीक लगता है यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ से देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ओनली आइस का 2 वीडियो देखता था, एक एडिटोरियल वाला, एक प्रीलिम्स बूस्टर वाला, ठीक है? आप ये दोनों को सोर्स बना सकते हैं। इतना ये दोनों काम करने पर करंट को लेकर बहुत ज़्यादा जो एक तरह से हाई-तौबा है, वो हाई-तौबा आपका खत्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1 साल का करंट अगर आप डेली देख रहे हैं वीडियो में, तो वही चीज़ बाद में मैगज़ीन में डाल देता है, और अगर वीडियो आपका क्लियर है, आप पेपर वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो वो सब न्यूज़ आपको पता ही रहता है। उसी को कंबाइंड फॉर्म में एक मैगज़ीन में डाल देता है, तो अलग चीज़ नहीं लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। आपको लगेगा पढ़ा हुआ ही चीज़ ही रिवीज़न कर रहे हैं, तो ज़्यादा आसानी हो जाता है। और करंट अफ़ेयर्स जो है ना, करंट अफ़ेयर्स को यूज़ करना सीखिए। करंट अफ़ेयर्स को तभी यूज़ कर पाएँगे, जब आपका बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है, वो क्लियर हो जाएगा। जब तक स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर नहीं है, करंट अफ़ेयर्स के दम पर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि करंट फिर उसके आगे की चीज़ हो जाती है। पहला आपका बेस मजबूत होना चाहिए, फिर करंट को ऐड ऑन करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए करंट यूज़ होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से लिंक होता है। तभी दोनों मेथड्स को यूज़ करके ही क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं अ करंट अफेयर्स का हो गया। अब हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ कितना लगाए? अब चूँकि 3 महीना का टाइम है, आप पहले भी टेस्ट सीरीज़ लगाए होंगे। 3 महीना टाइम तो सफिशिएंट होता है। अब इन 3 महीनों में टेस्ट सीरीज़ को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसको देखना है। कितना टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए? पहले तो ये समझ लीजिए, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आप किसी 2 कोचिंग का कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ उठा लीजिए। जैसे एक आप अगर हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम कोई भी है, तो विजन आईएएस का उठा सकते हैं। दूसरा आप इनसाइट को उठा लीजिए, इनसाइट्स ऑन इंडिया। दोनों हिंदी में आता है और इंग्लिश में आता है। ये दोनों, अब होता क्या है, विज़न विज़न में लगभग-लगभग देखें तो आपको 36 टेस्ट होते हैं, और इनसाइड में लगभग-लगभग 40 टेस्ट पेपर होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? लगभग-लगभग 40 से 76, यानी 75 प्लस टेस्ट पेपर आपका टोटल हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको 60 प्लस टेस्ट लगा के तभी एग्ज़ाम देना चाहिए। 60 प्लस अगर टेस्ट लगा लेंगे और कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट उसमें कवर है, तो बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि जो भी करंट वाले जो इश्यूज़ होते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ में डाल दिया होता है। टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन बना के डिस्कस कर देता है। तो आपका करंट क्लियर हो जाएगा। मैगज़ीन जो भी न्यूज़ में है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि इसमें क्या होता है, आपको सेक्शनल टेस्ट होते हैं। अगर आप सेक्शनल टेस्ट के हिसाब से पेपर लगाते हैं, तो आपका एक-एक सब्जेक्ट क्लियर होता रहेगा। सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन करिए, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन करिए, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए। तो आपका रिवाइज़ भी होता जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ भी, प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। इसलिए कम से कम 60 टेस्ट तो ज़रूर लगा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लगा पाएँगे वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 60 तो रखिए ही। 60 रखेंगे, 2 कोचिंग का कंप्लीट कर लेंगे, तो दोनों कोचिंग का जो करंट वाला चीज़ें होगा, वो दोनों कवर हो जाएँगे। दोनों के हिसाब से क्लियर हो जाएगा आपका, तो कवर होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे होता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाए कैसे? ये तो नंबर्स की बात कर लिया।
अब टेस्ट सीरीज को लगाना कैसे है? देखिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए 2 तरीके चलते हैं। जैसे शुरुआत में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से टेस्ट सीरीज लाएँगे और 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है। तो 100 क्वेश्चन के टेस्ट एक ही बार में 2 घंटा टाइमर लगाएँगे और 2 घंटे ओएमआर शीट लेके बैठते हैं, पेपर लगाते हैं और उसे भरते रहते हैं। और जब वो उसको सही करते हैं, जब मिलाते हैं तो लगभग-लगभग 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा उनका सही नहीं होता है। तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ? भाई ये तरीका तीसरी लगाने का सही नहीं है। इस तरह से लगाएँगे तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे, क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्योंकि दिक्कत क्या है ना इसमें, जैसे आप प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, रूम पर बैठ रहे हैं, 100 क्वेश्चन लगाए, लेकिन 100 क्वेश्चन लगाते टाइम आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक लगा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। लेकिन जब आप वही 100 क्वेश्चन बाद में जब मिलाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि 10वें नंबर क्वेश्चन पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, क्या ट्रिक लगाया था, किस तरीके से उसको सही किया था। तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर 90 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाया लगाया था, सब मिक्सअप हो जाता है, सब ब्रशअप हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए 100 क्वेश्चन एक टाइम में करना बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है। मैं क्या करता था मैं क्या करता था कि सेक्शनल टेस्ट जो होते थे, उसका 100 क्वेश्चन उठाता था, 100 क्वेश्चन की पेपर, जैसे पॉलिटी है, तो उसमें करता था कि पहले 10 क्वेश्चन बनाता था। 10 क्वेश्चन बनाया, फिर उसको एक पेज में लिख लेता था कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, इस तरह से 10 क्वेश्चन भर लिए, फिर उसको मिलाता था आंसर, फिर उसका आंसर देखता था, फिर देखता था कि 10 क्वेश्चन में कितने सही हुए, ठीक है? और जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे, मैं वो देखता था कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? और चूँकि 10 क्वेश्चन ही लगा रहा हूँ मैं, अभी नहीं, अभी आधा घंटा लगेगा। हुँ, अरे रुको बस थोड़ा-सा रुक जाना। ठीक है? तो जैसे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो आप उसी टाइम देख लीजिए कि क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। चूँकि 10 क्वेश्चन लगा रहे थे आप, तो 10 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों लगाया, क्यों सही किया, किस तरह से ट्रिक बैठा है, किस तरह से मेथड्स बैठा है। तो आपको पता होगा कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ। तो तुरंत आप उसको गेस कर सकते हैं, तुरंत उसको कैच अप कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। इसलिए 10-10 का सेट लगाइए, फिर 100 पे पहुँचिए। फिर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप 7-8 टेस्ट एक-एक सब्जेक्ट का लगा लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप फुल टेस्ट लगाइए और उसमें एक साथ 2 घंटे बैठ के टाइमर के साथ लगाएँगे तो आप क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट लगाइए, 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, इसी तरह आगे बढ़िए। और जब कम से कम एक पेपर के 4 सेक्शनल टेस्ट तो लगा ही लेने चाहिए, उसके बाद फुल टेस्ट पर आइए, उसके बाद आप 100 क्वेश्चन लगाने के कैपेसिटी में रहेंगे, ठीक है? अब है कि पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को कैसे करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए, यूपीएससी के टेम्परामेंट को समझना है, यूपीएससी के क्रक्स को समझना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा तो होता है कि यूपीएससी के टेम्परामेंट, यूपीएससी के टेम्परामेंट को आप समझ पाते हैं। और दूसरा फायदा होता है कि क्वेश्चन के रिपीट होने के भी चांस होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, थीम रिपीट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी साल कोई क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, तो उस क्वेश्चन के थीम भी रिपीट हो सकते हैं। तो अगर यूपीएससी के टेम्परामेंट को समझना है कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है किसी बच्चे से कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टेम्परामेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डेवलप हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के ही समझ पाएँगे। और दूसरा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है और ये स्टेटमेंट पढ़िए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये दूसरा स्टेटमेंट है और देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और स्टेटमेंट पढ़िए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसमें भी ये सही है और इसमें भी ये सही है। देख रहे हैं 20 का क्वेश्चन 22 में क्वेश्चन बना के डाल दिया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था संविधान वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है? वो क्वेश्चन रिपीट था, ऑलरेडी 3-4 साल पहले पूछ चुका है। इसी तरह एक क्वेश्चन था इल्यूमिनेटी वाला, कि इल्यूमिनेटी जो है वो किसका ओर्स है, किसका सोर्स है? वो टाइटेनियम का सोर्स है। वो ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार लगाएँगे, तो आपको थीम पता चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसको आप बना सकते हैं। और दूसरा क्या फ़ायदा है कि यूपीएससी के टेम्परामेंट को भी समझ सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 2023 से लेके 23 तक जो क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको 3 बार, कम से कम 3 बार तो ज़रूर उसको अंडरस्टैंडिंग करिए, ज़रूर उसको रिवाइज़ करिए।
ज़रूर उसको समझिए, ठीक है? अब ये पॉइंट है कि एमसी अगला पॉइंट ये है कि अगर जो 3 महीने का टाइम है, उसमें आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड को डेवलप करना होगा। एमसीक्यू एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एमसीक्यू एप्टीट्यूड का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहा है और उस जो चीज़ पढ़ा वही चीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, बहुत ज़्यादा मास्टरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा नहीं और कोई क्वेश्चन बन रहा है या कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और उसको बिना पढ़े हुए आप कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है। यानी किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, कौन-सा ट्रिक उसमें अप्लाई होगा, कौन-सा मेथड्स अप्लाई होगा, किस तरह से सोचना है, कॉमन सेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये सब आप डेवलप कर पा रहे हैं, ये सब को यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके अंदर एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो 90% चांस है उस क्वेश्चन को आप सही कर देंगे, क्योंकि आप उस जो सोचने का तरीका है, उसको जान पा रहे हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने का जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच होना चाहिए, उसको पकड़ पा रहे होते हैं। ठीक है? तो एमसीक्यू एप्टीट्यूड को डेवलप करिए और एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा? तो पहला चीज़ आपको ध्यान करना होगा प्रैक्टिस। रिगरस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एमसीक्यू लगाइए। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए। और तीसरा है ट्रिक्स एंड टेक्निक जो है इसको बार-बार यूज़ करिए। क्योंकि यूपीएससी में नॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि नॉलेज पढ़ के पढ़ा हुआ चीज़ तो आता ही नहीं है, तो पढ़ा हुआ चीज़ कैसे बनाएँगे आप? इसीलिए उसके अपर लेवल का चीज़ होता है ट्रिक्स एंड टेक्निक। और जब तक ट्रिक्स एंड टेक्निक को यूज़ करना नहीं सीखेंगे, उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन को बनाना मुझको समझिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने का बहुत स्कोप नहीं है। और इतना सारा चीज़ है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या रिसोर्सेज़ है, आप उसको ढूँढ ही नहीं पाएँगे। फिर भी क्वेश्चन बन रहा है। जिस बच्चों का प्रीलिम्स निकल रहा है, एक बार निकल गया, उसका बार-बार निकलता है। बार-बार क्यों निकलता है? क्योंकि उसके पास कुछ जो कॉमन सेंस है, जो डेवलप हो गया, जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है, उसी एप्टीट्यूड के दम पर वो हर साल क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं और हर साल ईज़िली प्रीलिम्स को निकाल पा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से करना है। 1 मिनट आता हूँ। हुँ, ठीक है? तो ट्रिक्स एंड टेक्निक को आपको समझना होगा। यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स वही है, अगला स्लाइड यही है कि अब जो 3 महीना बच गया है ना, 3 महीने में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार-बार देखिए। मैंने बताया ना कि कम से कम 3 बार तो ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, ज़रूर एक बार अपने नज़रों से गुज़ार लीजिए, उसको देख लीजिए। उसमें समझिए कि आप किसी क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई हुआ, क्या मेथड्स अप्लाई हुआ। दूसरा, आप देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका थीम क्या है? क्यों पूछ रहा है? कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे तो नहीं रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ तो अप्रोच होगा यूपीएससी का, तो वो समझना है आपको। तो दो चीज़ पकड़ना है। एक, क्या उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्या ट्रिक्स है? दूसरा, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, थीम क्या है? क्या ये थीम अभी कोई न्यूज़ में है क्या? अगर मान लीजिए उस टाइप का कोई मिलता-जुलता थीम न्यूज़ में है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्वेश्चन एक तरह से फिर से पूछा जाए। जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन वाला जो क्वेश्चन था, तो वो 2020 में पूछा और 22 में ही पूछा। 22 में पूछने का कारण क्या था? क्योंकि उस साल एक तरह से रिपोर्ट्स आया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर, इसलिए वो पूछ दिया, क्योंकि थीम रिपीट में था, थीम न्यूज़ में था। इसलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए, ट्रिक्स एंड टेक्निक को लेकर मार्केट में एक तरह से बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत एक तरह से भ्रम की स्थिति है। जैसे 2023 का पेपर हुआ, तो बहुत सारे बच्चे ने बोला कि ट्रिक्स एंड टेक्निक खत्म हो गया और एक तरह से हैशटैग चलाया। हैशटैग क्या चलाया? रिप ट्रिक्स एंड टेक्निक। लेकिन उनको पता ही नहीं है, जैसे मैंने ही वीडियो 2023 का वीडियो डिस्कस करके बता रखा है और दिखाया था कि लगभग 40 क्वेश्चन ट्रिक्स एंड टेक्निक से ईज़िली आप बना सकते हैं। उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से, बेसिक अप्रोच के साथ अच्छे ट्रिक को यूज़ करके आप क्वेश्चन को बना दे रहे थे और मैंने डिस्कस करके बताया भी है। तो कैसे अप्लाई हुआ? तो देखिए, आप पहले ट्रिक्स एंड टेक्निक के क्रक्स को समझिए। देखिए, किसी भी चीज़ को एक होता है जानना। ठीक है? जैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक को बहुत सारे बच्चे, जैसे ही आप उनको बताएँगे ना कि इसमें ये ट्रिक अप्लाई है, तो सीधे वो पहले पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बोलेंगे? अरे ये तो मुझे पता था, इस तरह से बनता है, ये तो कोई कौन नहीं जानता है, सबको पता है। लेकिन सब बच्चे तो प्रीलिम्स नहीं निकालता है। इसका मतलब एक होता है जानना और एक होता है उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। जो बच्चे बोलते हैं कि ट्रिक एंड टेक्निक फेल हो गए हैं, वो बच्चे केवल ट्रिक्स को जान रहे होते हैं, केवल उनको पता है कि ये ट्रिक्स है, ये टेक्निक है।
उनको ये पता ही नहीं होता है कि उसको कैसे अप्लाई करे, कैसे इम्प्लीमेंट करे। इसलिए जब भी हर साल यूपीएससी का पेपर होता है, तो हर साल वो हाई तौबा मचाते हैं कि अरे भाई इस बार तो ट्रिक्स काम ही नहीं किया, इस बार तो ट्रिक्स फेल ही हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे, अपने आस-पास भी ऑब्जर्व करिएगा कि एक बार जिसका प्रीलिम्स निकलता होता है, उसका मैक्सिमम चांस है कि अगले साल भी निकलता है। जैसे मैं अपना खुद एग्जांपल देता हूँ, मैं 4 बार से प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ और बार-बार लगातार निकाला, बिना गैप के साथ। क्यों निकाला? क्योंकि मुझे आइडिया लग गया है, मुझे एक तरह से पता चल गया है कि कोई क्वेश्चन क्यों बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसे बहुत सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए जानने के साथ-साथ मैं उस ट्रिक को अप्लाई भी कर पाता हूँ, क्योंकि उतनी समझदारी डेवलप हो गई है प्रैक्टिस के साथ-साथ। इसलिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो एक होता है जानना, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब थोड़ा ट्रिक्स एंड टेक्निक के पीछे जो साइंटिफिक मेथड है, वो समझिए आप। तब आपको पता चल जाएगा क्यों ट्रिक फेल हो जाता है और क्यों ऐसा बोलते हैं लोग कि ट्रिक फेल कर गया। थोड़ा लॉजिक समझिए। देखिए, होता क्या है, कोई भी जब आप क्वेश्चन अप्रोच सॉल्व करेंगे, उसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है ट्रिक्स एंड टेक्निक और एक होता है तुक्का, ठीक है? देखिए, तुक्का और ट्रिक्स एंड टेक्निक में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। कोई ट्रिक लगा के क्वेश्चन कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये तुक्का है, तुक्का नहीं है। ट्रिक्स एंड टेक्निक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसको आसान भाषा में ट्रिक्स एंड टेक्निक बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है और इस कॉमन सेंस के पीछे कुछ लॉजिक हो रहा होता है। लॉजिक या साइंटिफिक चीज़ें काम कर रही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या जैसे मैं क्वेश्चन भी 23 का डिस्कस किया था, 22 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें एक एक ट्रिक बहुत काम करता है, वो है ओनली वाला। और ट्रिक क्या है? कि किसी स्टेटमेंट में अगर ओनली का प्रयोग है, तो जनरली वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाता है और ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये ट्रिक है। लेकिन ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिक क्या है? कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस यही है कि अगर किसी स्टेटमेंट में ओनली का प्रयोग हो रहा है, तो वैसे स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत इम्पॉसिबल बातें हो जाता है, बहुत इरेशनल और मतलब अतार्किक बातें हो जाता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। लॉजिक क्या है कि इम्पॉसिबल बातें हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम बना देता है ऐसा स्टेटमेंट, अगर ओनली का प्रयोग हुआ। तो ये लॉजिक है और उस लॉजिक से डेवलप हुआ कि ओनली वाले ट्रिक को पकड़िए। तुक्का क्या बैठ जाता है, कि आप इसी चीज़ को लोग तुक्का बना लेते हैं कि आप किसी भी स्टेटमेंट में ओनली ढूँढेंगे और उस क्वेश्चन को हम बोल देंगे ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि ये ट्रिक नहीं है, ये तुक्का नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं सोचना है। आपको ये देखना होगा कि ओनली लगने के बाद भी अगर स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करके बताया था कि यहाँ पर ओनली आने के बाद भी ये स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। सही क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसमें ओनली के प्रयोग होने के बाद भी जब आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं बन रहा है। और जब एक्सट्रीम बन ही नहीं रहा है, तो लॉजिक तो यही था ना कि ओनली के प्रयोग से वो एक्सट्रीम हो जाता है। और जब एक्सट्रीम नहीं बन रहा है, तो वैसे स्टेटमेंट गलत क्यों होगा भाई? आपको वो देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट में दे दिया कि द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए कि द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ए हैव बीन फाउंड इन ओनली प्लांट्स बी ऑफ सम एरिया। अब देखिए, इसमें ओनली का प्रयोग तो है, लेकिन ओनली प्लांट्स बी ऑफ सम एरिया, लेकिन सम का भी प्रयोग है। और इसीलिए पूरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं बन रहा है। इसमें एक्सट्रीम साउंड ओनली के प्रयोग होने के बाद भी एक्सट्रीम साउंड नहीं कर रहा है। क्या है कि द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ए हैव बीन फाउंड इन ओनली ओनली प्लांट्स बी ऑफ सम एरिया, मतलब कुछ एरिया में केवल बी प्लांट्स में ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है, ऐसा है। तो केवल प्रयोग होने के बाद उसमें कुछ लगा दिया, कुछ लगाने के बाद उसको मॉडरेट बना दे रहा है, इसलिए इसमें एक्सट्रीम साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो वही तो पकड़ना है। और जो तुक्का लगाएगा, तुक्का लगा क्या दिखाएगा कि अरे ओनली का प्रयोग है, ओनली लगा, ओनली है मतलब ये गलत ही होगा, इसको गलत मार देंगे और उनका ट्रिक फेल हो जाएगा। इसलिए डिफरेंस को समझिए। जो ट्रिक्स एंड टेक्निक है और जो तुक्का है, दोनों में बहुत माइन्यूट लेवल का डिफरेंस है। ट्रिक्स एंड टेक्निक को कॉमन सेंस बोलते हैं, उसके पीछे कॉमन सेंस काम कर रहा होता है, उसके पीछे लॉजिक काम कर रहा होता है। लॉजिक को समझना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो मेथड्स है उसको समझना है, केवल शब्द को नहीं पकड़ना है। इसीलिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने वाले जितने भी वर्ड्स है, उसका एक तरह से कोई लिमिट नहीं है। कोई भी वर्ड मान लीजिए ऐड होने के बाद अगर वो स्टेटमेंट एक्सट्रीम बन जा रहा है, तो वो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वैसे वर्ड्स को प्रयोग होने के बाद भी अगर स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं बन रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत क्यों होगा? लेकिन तुक्का क्या लगाएँगे? जो बच्चे तुक्का लगाते हैं वो देखते हैं कि अगर ओनली ओनली का प्रयोग है, तो ओनली वाले स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, इसलिए गलत कर जाता है, लेकिन कभी-कभी ये फेल हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए डिफरेंस समझिए।
जो उसके पीछे टेम्परामेंट है, जो लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना है। ट्रिक्स एंड टेक्निक हमेशा ऐसे अप्लाई नहीं होता। अगर इसी तरह अगर आप ये साइंस उसके पीछे ट्रिक्स एंड टेक्निक के पीछे जो साइंस है, उसको अगर आप समझ पा रहे होते हैं, तो ट्रिक्स एंड टेक्निक कभी फेल नहीं करता। ट्रिक्स एंड टेक्निक को आप अप्लाई कर पा रहे होते हैं, उसको सही कर देंगे। और यही कारण होते हैं जो बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं और जो बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। दोनों ट्रिक्स एंड टेक्निक को दोनों जान रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, वो केवल ट्रिक्स को जान पाते हैं, केवल जान रहे होते हैं, समझ समझ नहीं रहे होते। और जो बच्चे निकाल पाते हैं, वो केवल जानते नहीं बल्कि उसको कैसे अप्लाई करें ये भी जान पाते हैं। इसलिए वो आसानी तरीके से जहाँ ट्रिक्स फेल करता है, लोगों को लगता है ट्रिक्स फेल कर गया, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इनपुट्स तरीके से कोई कीवर्ड पकड़ के वो उसको आंसर कर देते हैं। क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑलरेडी वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो ऑलरेडी उसको चेंज करके उसको अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कॉमन सेंस है, उसको वो समझ पा रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ट्रिक्स एंड टेक्निक के पीछे साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक जो लॉजिक है उसको समझिए, तभी ट्रिक्स को लगा लगा पाएँगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। समझ रहे हैं? तो ये करना आपको है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेसिक आप जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए, अब ये भी नहीं है कि हमेशा आप ट्रिक्स एंड टेक्निक पे ही डिपेंड रहे। ज़रूरी ट्रिक्स एंड टेक्निक आपका ऐड ऑन कर देगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 4 स्टेटमेंट है, तो 4 में से 2 स्टेटमेंट आप कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं उससे सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर आपका ट्रिक्स हेल्प करेगा। ट्रिक को यूज़ करके उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो दोनों चीज़ें, ठीक है? हुँ। आप समझ गए ना कि कोई क्वेश्चन राइट कैसे होगा? तो पहले आप उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करिए। फिर इसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक को यूज़ करके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो 99% केस में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर देंगे। और ये कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आप मेरा 2023 का वीडियो देखिए, 2022 का क्वेश्चन वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने आसानी से सोल्व करके डिस्कस करके बताया हुआ है। ठीक है? अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखिए, अब मैंने कहा ना कि नॉलेज का बहुत गेम है ही नहीं यूपीएससी। जैसे 23 में ये क्वेश्चन आया था, होम गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये जब क्वेश्चन आया तो होम गार्ड से और एक है अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, दोनों क्वेश्चन 23 के हैं। जब ये क्वेश्चन आया तो यूट्यूब पर बहुत सारा एक तरह से चर्चा चल गया। ये क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से आया और सही में इंडिया ईयर बुक से ही था। 2-3 साल पहले का इंडिया ईयर बुक था, उससे क्वेश्चन पूछा था। अब बहुत लोगों ने क्या बोला कि अब इंडिया ईयर बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अब इंडिया ईयर बुक आप जानते हैं लगभग 1500 पेज का होता है और 1500 पेज पढ़ेंगे केवल एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या आप ये करने के लिए आए हैं? क्या आप ये करना चाहते हैं? इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन किसी और सोर्स से उठा दिया, कोई और बुक से पढ़ गया पूछ दिया, तो क्या फिर आप वो बुक पढ़ेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सही स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। लेकिन जब मैं 23 का पेपर दे रहा था, 2023 में जब प्रीलिम्स दे रहा था, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं सही कर दिया। सही कैसे कर दिया? वही ट्रिक्स एंड टेक्निक, कॉमन सेंस, लॉजिक। लॉजिक अप्लाई करके ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं। जब लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चन बन रहा है और नॉलेज भी इसमें बहुत काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत पढ़ना अब पढ़ा हुआ चीज़ तो है ही नहीं। इंडिया ईयर बुक कौन पढ़ता है प्रीलिम्स के लिए? मेंस में थोड़ा बहुत काम करता है और इतना डीप में लोग पढ़ता भी नहीं कि हर सारा फैक्ट्स उसको याद रहे। लेकिन फिर उसके बाद भी ये क्वेश्चन बन रहा है। बन रहा है कैसे? क्योंकि इसमें कुछ इनपुट्स है, कुछ एक तरह से इन्फॉर्मेशन ऐसा है, जिसको पकड़ के आप छाँट दे रहे हैं और यूपीएससी यही चाहती है, कि जो क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा वो ज़रूर डालती है, ताकि आप कॉमन सेंस अप्लाई करके थोड़ा-सा आँख और कान खोल के रखिए, तो आपको वो पॉइंट्स दिख जाएगा और उस पॉइंट को पकड़िए और क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। अब देखिए अनीमिया जो है सब जानते हैं करने के लिए अब क्या प्रोवाइड करते हैं? आयरन, ठीक है? अनीमिया जो है अमोनिया की कमी से होता है, यानी आयरन की कमी से होता है और आयरन को कमी से होता है और अनीमिया को दूर करना है आपको। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी यानी अनीमिया को आप खत्म करना चाहते हैं, तो अनीमिया का जो मेन कारण वो क्या है? आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में। अगर आयरन प्रोवाइड करेंगे तो अनीमिया को दूर किया जा सकता है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर पता है, तो यहाँ पर क्या है कि अब पहला स्टेटमेंट है कि इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलोसिटिक कैल्शियम, कैल्शियम की बात कर रहा है और कैल्शियम का अमोनिया में तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो आपको आयरन प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए पहला गलत हो गया और पहला गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया? ओनली 3। ये सही, ये सही, ये सही। ओनली 3 पहला तो गलत ही हो गया। देख रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट ये बन जा रहा है। बाकी 3 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, केवल एक ही स्टेटमेंट से आप आंसर को छाँट पा रहे हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम का अनीमिया से कोई रोल ही नहीं है। आयरन का रोल है क्योंकि आयरन की कमी से ही अनीमिया होता है। और अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है, इतना लॉजिक कॉमन सेंस आपको पता है, तो क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। और क्या इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या आप इंडिया ईयर बुक का 1500 जो पेज है वो पढ़ने जाएँगे? वो पढ़ेंगे तो क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा? क्या स्मार्ट तरीका होगा? नहीं होगा ना, तो गलत हो गया। ठीक है? हुँ।
अब देखिए अगला है सीसेट पर ध्यान देना है। देखिए अभी तक जितना स्ट्रेटजी मैंने बताया वो जनरल स्टडी के लिए था। अब है आपका सीसेट। सीसेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर साल यूपीएससी में सीसेट का वेटेज देखा जाए तो टफनेस उसका बढ़ता ही जा रहा है, और सीसेट को इग्नोर कर देंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो एमबीए बैकग्राउंड के हैं, वो भी सीसेट को नहीं सोल्व कर पाते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सीसेट को आप शुरुआत से ही लेके आगे बढ़िए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सीसेट में आपको पता है कि 3 एरिया है। एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है, एक है पैसेज। देखिए, तीनों में जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपको एक तरह से प्रायोरिटाइज करना है, जो आपको वेटेज देगा, वो है आपका पैसेज। और पैसेज हर साल लगभग 27 क्वेश्चन पूछ रहा है। और 27 में से अगर आप पैसेज बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो लगभग 25 पैसेज आप सही करने के रेंज में आ सकते हैं। और 25 क्वेश्चन सही हो गया और इधर से केवल 7 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, तो आप कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि लगभग लगभग 31 से 32 क्वेश्चन ही सही चाहिए होता है, सही करने होते हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, क्योंकि 67.66 ही चाहिए होता है। तो अगर आप 32 क्वेश्चन सोल्व कर दे रहे हैं तो आप कट ऑफ क्रॉस कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन तो केवल पैसेज का है। मैथ रीजनिंग मिला के भी अगर आप 7 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सीसेट आपका बहुत वीक है, तो काम करने की जरूरत है। चलिए मैथ रीजनिंग, और मैथ में भी क्या है ना, कुछ क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है। जैसे सीरीज वाला है ए बी सी डी, फिर ए बी सी, ये वाला जो सीरीज वाला क्वेश्चन है वो हर साल पूछ रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे एवरेज है, एवरेज का वो क्वेश्चन रिपीट होता है। परसेंटेज है, वो क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रोपोर्शन वाला है, इसको देख लीजिए। तो आप एनालाइज करिए यूपीएससी प्रीवियस ईयर के जो सीसेट के पेपर है उसको देखिए, एनालाइज करिए कि कौन सा एरिया जहाँ ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, उसको मजबूत बनाइए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तभी तो आप उसको अपना मैक्सिमम गेन कर पाएंगे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद। और तभी तो सीसेट में कट ऑफ क्रॉस होगा, तभी ना जीएस का कोई मतलब रह जाएगा, और तभी प्रीलिम्स निकलेगा। इससे इसके बाद इसके बिना तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिस्ट आपको बना दिया, एक तरह से पूरा चीज़ होलिस्टिक में डिस्कस किया कि आपको इन 3 महीने में क्या करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि इन 3 महीनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो बचे हुए 3 महीने हैं उसमें क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि आपको क्रैश कोर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। मतलब मैंने लिखा है कि क्रैश कोर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना है, ये आपको नहीं करना है। अभी यूट्यूब पर क्या हो गया कि 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में अब बहुत सारा वीडियो चलेगा कि 45 डे में प्रीलिम्स क्वालीफाई करें, 15 दिन में क्वालीफाई करें, 20 दिन में क्वालीफाई करें, 30 दिन में क्वालीफाई करें, 40 दिन में क्वालीफाई करें, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएँगे। इसका कोई मतलब नहीं है। सब बेकार की बात है, सब बकवास है। आपको अपने जो एक तरह से बेसिक जो एरिया है, जो नोट्स है, जो सोर्स है, और जहाँ से आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है, वो इस पर डिपेंड रहिए। क्रैश कोर्स के पीछे बहुत मत भागिए, ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा, इससे कुछ गेन नहीं होने वाला। जो मैंने आपको बता रखा है उस पर भरोसा करिए, उस पर ही काम कीजिए, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि मल्टीपल सोर्स को पढ़ना, ये नहीं करना आपको। जो आपका ऑथेंटिक सोर्स है, जो आपको ऑलरेडी सोर्स का एक तरह से लिस्ट बना दिया था, जो बता रखा था, उसी पर भरोसा रखिए, उसी पर रिलाई करिए, उसी पर डिपेंड रहिए, काम आपका आसानी से हो जाएगा। मल्टीपल सोर्स पढ़ेंगे, इससे कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें आप बार बार उसको ब्रसअप नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक कोटेशन है ना कि जिस चीज़ को आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को कभी पढ़िए ही मत। अगर आपको लगता है कि मैं इसका रिविजन नहीं कर पाऊंगा, तो उसको पढ़कर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको पढ़िए ही मत। अगर रिविजन कर पा रहे हैं तभी पढ़िए, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं पढ़िए। फिर मेरा मेरा सीधा सा मानना है, फिर ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है वो। अभी यूट्यूब पर मैंने बताया कि क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी यूट्यूब पर क्या होगा कि करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो, स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन वीडियो का एक तरह से भरमार आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से भरमार आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। बहुत सारा रिवीजन वीडियो नहीं देखना है। आपका तो ऑथेंटिक सोर्स है ना, नोट्स बना हुआ है, सब चीज़ बना हुआ है, टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, जहाँ से आपने पढ़ रखा है, जहाँ से एक बार भी पढ़ रखा है, उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए। ये वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है? जहाँ पर कोई डाउट्स है वहाँ पर देखिए, उसको यूज़ करिए। लेकिन पूरा रिवाइज़ करने के लिए आप वीडियो पर डिपेंड हो गए, ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं माना जा सकता, बहुत बेकार की बात है ये। ठीक है? बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेस्ट टेस्ट पेपर नहीं लगाना, ये नहीं करना आपको। अंतर समझिए, एक होता है
क्वांटिटी ये थोड़ा क्या? एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। देखिए, आप क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी के पीछे भागिए। मैंने आपको बताया कि 60 टेस्ट लगाइए, 60 टेस्ट इनफ है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मार्केट में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 100 पेपर लगा लो, कम से कम 200 पेपर लगा लो, कम से कम 5 कोचिंग का टेस्ट लगा लो। अरे कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। आप 2 कोचिंग के लगभग-लगभग 60 पेपर लगा रहे हैं, तो इनफ तैयारी है आपका, इनफ रिसोर्सेज़ आपने इकट्ठा कर लिया है, इनफ प्रैक्टिस कर लिया है। ज़रूरी है आपको क्वालिटी पर फ़ोकस करना। और अब आप टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी मतलब अगर 5 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज़ करिए कि कोई क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है आपका और क्यों सही हो रहा है। अगर आप ऐसा करते जाएँगे, तो कम टेस्ट में भी ज़्यादा आउटपुट गेन कर पाएँगे और आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, चीज़ों को समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है? इसीलिए 60 क्वेश्चन लगाइए, 60 पेपर लगाइए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। अगर ये कर रहे हैं तो इनफ है, ठीक है? सेल्फ नोट्स को इग्नोर करना, ये आपको नहीं करना है। मतलब सेल्फ नोट्स जो आपने बना रखा है, उसको इग्नोर नहीं करना है। सेल्फ नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करना है, बार-बार देखना है, तभी वो चीज़ों का मैक्सिमम आउटपुट होगा। क्योंकि में आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है, उस पे डिपेंड रहिए, वो आपका नोट्स है, आपके हिसाब से बना है, आप उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? और देखिए, सबसे लास्ट में बच जाता है सेल्फ डाउट्स। अभी बहुत सारे बच्चों को सेल्फ डाउट होगा। सेल्फ डाउट को नहीं बढ़ाना है। अभी चूँकि क्या है एग्ज़ाम के 3 महीना टाइम रह गया है। बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम को स्किप कर दूँ। वो सोच रहे होंगे मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, रिविज़न नहीं कर पाया, करंट अफ़ेयर्स ठीक से नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे डाउट्स होंगे। अगला डाउट्स क्या होगा कि क्वेश्चन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? वो बोल रहे होंगे कि अभी मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये सब जो है ना, अगर आप तैयारी में कम से कम 1.5 से 2 साल तक है तो ये सब बातें आपके लिए टोटल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आप कितना भी पढ़ लीजिए, देखिए यूपीएससी एक तरह से देखिए मैराथन है। यूपीएससी में कितना भी पढ़िए वो सफिशिएंट कभी होता ही नहीं है। कितना भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी अध्ययन कर लीजिए, बार-बार रिवीजन भी कर लीजिए, आप 100% भी श्योर है, तब भी आपको डाउट होगा, तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि वो टेम्परामेंट है, साइकोलॉजी का खेल है। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, बहुत सीरियस स्प्रिंट है, तो डर तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अगर डर नहीं आ रहा तो घबराने की चीज़ है। डर अगर आपको आ रहा है तो बहुत घबराना नहीं है। इसलिए बहुत प्रेशर में नहीं आना, प्रेशर भी आना एक तरह से सिंपल सा प्रोसेस है, वो नेचुरल है। प्रेशर आ रहा है, एंग्जायटी आ रहा है, परेशान है, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। वो एग्ज़ाम का एक तरह से प्रेशर है, भय है, डर है, बहुत सारा चीज़ नहीं है, इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। और आप यूपीएससी के क्रक्स को समझिए। मैंने आपको क्या बताया था कि यूपीएससी जो है, वो नॉलेज का खेल है ही नहीं। यूपीएससी नॉलेज का खेल है ही नहीं, यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग का खेल है। समझ रहे हैं? केवल किसी की चीज़ के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, उसको अप्लाई करना, उसके बारे में समझना ज़रूरी है, ठीक है? यूपीएससी जो है आपका अगर देखा जाए, तो हार्ड वर्क का गेम है ही नहीं। यूपीएससी आपके स्मार्ट वर्क का गेम है, स्मार्ट वर्क का गेम है। आपके अवेयरनेस, आप अपने आस-पास अड़ोस-पड़ोस में क्या हो रहा है, उस घटनाओं के प्रति कितने अवेयर है, इसका गेम है। मैं थोड़ा डिफरेंस बताते रहूँ आपको, फिर आपको कंक्लूड करूँगा। यूपीएससी डिपेंड नहीं करता कि आप कितने तेज़ हैं और कितने ब्रिलियंट हैं। ये एप्टीट्यूड का खेल है ही नहीं, ये आपके एटीट्यूड का खेल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से उसके प्रति एक तरह से फ़ोकस है, कितना अप्रोच है, कितना कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का गेम है। इसलिए बहुत टैलेंटेड बच्चे यूपीएससी लाइन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको घमंड होता है, वो थोड़ा-सा सीरियस नहीं हो पाते। लेकिन जो कछुए की चाल के, जो धीरे-धीरे अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंसिस्टेंट वे में तैयारी कर रहे हैं, पेशेंट होने के साथ-साथ, वो एग्ज़ाम में एक्सेल करते हैं, वो एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफ़ाई कर पाते हैं। ठीक है? चलिए ये डिफरेंस को समझिए। मैंने बोला ना कि इसमें नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता।
इसमें क्वालिटी मैटर करता है। आपने जो 3 घंटा ही पढ़ा, 3 घंटा पढ़ने के बाद जो आपका आउटपुट है, वो आउटपुट एक्चुअली में क्या है? आपने क्या सीखा? जो आपकी गलतियाँ थी, उससे कितना ओवरकम हो पाए? वो गलती बार-बार तो नहीं हो रहा है। और अगर आप इतना कर पा रहे हैं, अगर इतना डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसलिए अगर आपका बहुत नॉलेज नहीं है, तो परेशान मत होइए। अगर आप 1.5 साल, 2 साल तैयारी कर रहे हैं, तो इतना इनसाइट, इतना नॉलेज ज़रूर डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग इतना ज़रूर बन जाता है कि आप क्वेश्चन को सही कर देंगे। ज़रूरत है प्रैक्टिस की, ज़रूरत है चीज़ों को एनालाइज़ करने की, ज़रूरत है अपने आस-पड़ोस चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने की, ज़रूरत है आपका जो एटीट्यूड है, एमसीक्यू सॉल्व करने का जो एटीट्यूड होता है, जो एक तरह से क्षमता होता है, जो प्रैक्टिस होती है, उसको डेवलप करिए, उसको समझिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको पता है कि 2022 में 5 जून को प्रीलिम्स था और 22 अप्रैल को मेरे घर में शादी था। तो लगभग-लगभग मैं समझिए कि 2 महीने तक घर पे ही रहा था और 22 अप्रैल के बाद मैं 27 अप्रैल को दिल्ली आया। 4-5 दिन इधर-उधर घूमा और मान के चलिए कि 5 मई से पढ़ाई सीरियस में स्टार्ट किया और 5 जून को पेपर था। लगभग 1 महीने का टाइम मिला मेरे को और मैं 1 महीने में इसी स्मार्ट तरीके से अपने अप्रोच को समझते हुए, जो हाई यील्डिंग एरियाज़ है, जो हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, उसको पकड़ते हुए, चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए आज आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। और वही हाल यूपीएससी 2023 में हुआ। 23 में तो मैं करीब बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, 15-20 दिन की पढ़ाई के साथ ही मैं एग्ज़ाम को निकाल लिया। तो मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? और अपने आस-पड़ोस भी चीज़ों को देखिएगा, तो जो बच्चे एक बार एग्ज़ाम निकाल लेते हैं प्रीलिम्स, बार-बार उसका प्रीलिम्स निकलता है। आखिर ऐसा क्या है कि जो जो एक बार निकाल लेता है, वो बार-बार निकलता है और जिसका एक बार नहीं निकलता, उसका बार-बार नहीं निकलता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एटीट्यूड को लेकर, डिफरेंस है माइंडसेट को लेकर, डिफरेंस है अप्रोच को लेकर, डिफरेंस है स्ट्रेटजी को लेकर। जो बच्चे एग्ज़ाम को निकाल पा रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं, यूपीएससी का एक्चुअली में डिमांड क्या है। यूपीएससी कभी नहीं चाहती कि आप बहुत पढ़ के आए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे निकाल रहे होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। वो 24 घंटा पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, बहुत सारा रिसोर्सेज़ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो बस इतना समझ पा रहे होते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है। और मैंने बताया अनीमिया मुक्त भारत वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया था कि यूपीएससी हर साल जो क्वेश्चन पूछती है, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे इनपुट्स देते हैं कि अगर आप इनपुट्स को पकड़ लेंगे, तो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ज़रूरत है उस इनपुट्स को पकड़ने की, उस ट्रिक को पकड़ने की, जो यूपीएससी का जो टेम्परामेंट है, उसको समझने की। चलिए, एक हद के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा पढ़ाई काम नहीं करता। इस बार आप पेपर देंगे, आपको रियलाइज़ होगा आपने जितना पढ़ा था, सब ब्लैंक हो गया। सब भूल गए आपने, कोई भी चीज़ अप्लाई कर ही नहीं पा रहे। उस टाइम आपका काम होगा, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट, आपका कॉमन सेंस, रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, वो। अगर इन क्षमताओं को अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं, तो प्रीलिम्स कितना भी टफ हो जाए, प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम है ना, वो गेम कॉमन सेंस का ही है, नॉलेज का है ही नहीं। आपके एटीट्यूड का है, एप्टीट्यूड का है ही नहीं। समझ रहे? आपके स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। ठीक है? तो यही सब बताना था, इसीलिए सब डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, पेपर दीजिए आसानी से, पेपर अच्छा होगा। बाकी जो आपको मैंने बताया था, जो करने हैं उसको करिए, जो नहीं करने थे उसको नहीं करना, उसको छोड़ देना है। और 3 महीने में जम के तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें।